नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्राइम में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के साथ करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दरमियान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और आज के दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए जल शक्ति मंत्री के साथ कई जरूरी विषयों पर बातचीत की है। जब मुलाकात हुई दोनों के बीच में, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ में मुलाकात हुई और अलग अलग मसलों पर बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से सीएम धामी की मुलाकात हुई। गृह मंत्री से मिले हैं पुष्कर सिंह धामी और हिमालयी राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSICAC कंपोनेंट 1 में अनुदान को 20% से बढ़ाकर 40% किए जाने का अनुरोध किया, जिससे राज्य की सहकारी संस्थाएं ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सके। और गृह मंत्री के साथ में जब मुलाकात हुई, ये उस वक्त की भी तस्वीर आपके सामने है। गृह मंत्री से मिले पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ में भी बातचीत की काफी देर तक की। दो तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, जब वो मिल रहे, काफी देर तक मुलाकात भी हुई। उसके बाद की तस्वीर है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। अलग अलग मसलों पर दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई पुष्कर सिंह धामी की और पहले से ही डिसाइडेड था कि कई मंत्रियों के साथ में उनकी मुलाकात होनी है। ये दो अहम चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे पहले गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से शिष्टाचार भेंट भी पुष्कर सिंह धामी ने की। 4 तस्वीरें देखिए आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड से जुड़े जरूरी विषयों को लेकर धामी ने विस्तार से बातचीत की। पहले पीएम मोदी के साथ में उनकी मुलाकात हुई, कल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। जी किशन रेड्डी से भी वो मिले, शिष्टाचार भेंट उनसे भी उनकी हुई, ये उस वक्त की भी तस्वीर है। और राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिले। ये 4 तस्वीरें कल के दिन की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बेहतरीन कदम है एनडीए की तरफ से, जो द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मोदी जी का जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिन्होंने हीन लोगों के लिए काम किया है, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और वो स्वयं एक आदिवासी क्षेत्र से और जनजाति क्षेत्र से आती हैं, निश्चित रूप से इतने बड़ा देश के अंदर रहने वाले पूरे जनजाति समाज का भी जो है उत्थान का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और ये आज की तस्वीर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे जब पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। उस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके बगल में आप देख सकते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जहां पर भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां के मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आय से अधिक मामले में फंसे रामविलास यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि प्रदेश में करप्शन किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मगर कांग्रेस ये सवाल कर रही है, अगर सरकार भ्रष्टाचार पर इतनी ही सख्त है तो लोकायुक्त क्यों नहीं ला रही है? देखिए रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति जोड़ने के मामले में आईएएस रामविलास यादव 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। उत्तराखंड में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा है। मामला बड़ा है, सरकार इसके जरिए संदेश भी कड़ा दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने पहले दिन से कहा है कि हम इस पर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे
और पारदर्शिता के आधार पर सरकार काम करेगी। जो भी कानून के दायरे में आएगा, जो भी कानून के दायरे में कहीं पर गलत पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मतलब साफ है कि जहां कहीं भी करप्शन होगा, कार्रवाई जरूर होगी। मगर कांग्रेस पूछ रही है कि अगर सरकार करप्शन को लेकर इतनी ही गंभीर है तो फिर सूबे में लोकायुक्त क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। 2022 में सरकार फिर बन गई, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। सरकार जानती है कि अगर लोकायुक्त आएगा तो उसकी जद में सरकार आएगी, इसलिए लोकायुक्त से किनारा कर रहे हैं। रामविलास यादव के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और विजिलेंस जांच हुई और उस जांच में जो है रामविलास यादव जो घेरे में आ गए। सरकार बताए ना उनकी क्या उपलब्धि है। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस ने बीते साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसमें आकलन था कि रामविलास यादव के पास उनके ज्ञात आय के स्रोतों से 547% अधिक संपत्तियां हैं। मुकदमे के बाद विजिलेंस ने उनके लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामविलास यादव हाई कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन रामविलास यादव को वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद विजिलेंस ने शिकंजा कसा और रामविलास को 13 घंटे की पूछताछ के बाद पहले गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की जेल में भेज दिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके विभाग सचिव के बीच की तनातनी इतनी बढ़ गई है कि रेखा आर्य ने सचिन कुर्वे की एसीआर मांग ली है। उस मामले पर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि मंत्री और अधिकारियों में आपसी तालमेल है ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव है। इस बार मामला रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफर को लेकर मंत्री और खाद्य आयुक्त के बीच का विवाद इस कदर बढ़ गया कि रेखा आर्य ने सचिन कुर्वे की एसीआर मांग ली। रेखा आर्य की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनकी इजाजत के बगैर जिला पूर्ति अधिकारी सहित 5 जिला पूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर कैसे हो गए। मैंने फाइल मंगवाई। फाइल मंगवाने के उपरांत में मुझे ये प्रतीत होता है कि वो इतने जल्दबाजी में थे कि वो किस वर्ष की वह पन्ना तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी मतलब संज्ञान में नहीं था। 2019 का पन्ना बनाकर उन्होंने सारी कार्रवाई करी। मैं समझती हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं घोटाले की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है। मंत्री और उनके विभागीय सचिव के बीच तनातनी पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों में आपसी तालमेल नहीं है। ये समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर अनावश्यक रूप से ब्यूरोक्रेसी के कार्य में हस्तक्षेप करेगी तो स्थिति पैदा होगी। सरकार को जो है देखना चाहिए कि सरकार का क्या अधिकार है। उस अधिकार क्षेत्र से अगर आप बाहर जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में टकराव होना सुनिश्चित है। अब ये तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को देखना है कि वो कैसा कृत्य कर रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य कह रही हैं कि खाद्य आयुक्त ने ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन किया है। उनका तर्क ये है कि शासन और मंत्रालय के अनुमोदन के बगैर ट्रांसफर आदेश जारी करना ट्रांसफर एक्ट से बाहर है। उत्तराखंड में वैसे ही ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के बीच तनातनी होती रहती है। आरोप लगते रहते हैं कि पहाड़ पर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, तो वहीं अधिकारियों का तर्क रहता है कि काम वही होगा जो कानून के दायरे में होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।
अब आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सरकार का एक और प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 10 गैंडे लाने की योजना का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन गैंडों की देखरेख पर काफी खर्च आना था, जिस वजह से आर्थिक भार और सुरक्षा के चलते प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। 10 गैंडों पर करीब ये जानकारी है कि 4 करोड़ रुपए सालाना खर्च आना था। रुड़की से खबर है। रुड़की में नगर निगम की बैठक एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है। नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला। पार्षदों का कहना है कि बैठक में कोई सक्षम अधिकारी नहीं होने के कारण बजट बैठक को लेकर चर्चा नहीं हो पाई। वहीं मेयर आरोप लगा रहे हैं कि पार्षदों को हंगामा करने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं, उनको बहाना चाहिए। कुछ पार्षदों द्वारा पूर्व में जो नगर निगम का बजट था उसको रोकने का काम किया गया था। आज पुनः हमने बजट बैठक रखी थी, बजट को हम लेकर के आए थे और बजट बैठक के अंदर हमने बजट रखा और फिर दोबारा उन पार्षदों द्वारा शहर का बजट रोक लिया गया है। निर्माण कार्य वास्तव में प्रभावित होंगे और नगर निगम संबंधित आम जनता की सुविधा के जितने कार्य हैं वो सब बाधित होंगे। 2022 को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें बजट को स्थगित किया गया था। जब बजट स्थगित होने के बावजूद भी इन्होंने 15 करोड़ रुपए के लगभग कार्य नगर निगम में किए हैं जो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं। वो कार्य क्यों किए गए, यह उत्तर हम एमएनए साहब से चाहते थे। एमएनए साहब नहीं थे। हमने 10 दिन के लिए फिर दोबारा से बजट को स्थगित किया। अगली खबर है जोशीमठ से। जोशीमठ में मलारी नेशनल हाईवे पर एक पेड़ टूट करके गिर गया, जिस वजह से हाईवे पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। एसडीआरएफ की टीम ने किसी तरह इस पेड़ को काटकर रास्ता साफ किया, उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और रास्ता साफ करके तब कहीं जाकर हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू हो पाई। जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर हरिद्वार में प्रशासन और धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों की बैठक हुई। इस बैठक में व्यापारियों से सुझाव मांगे गए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने ई रिक्शा, ऑटो से लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसे कई समस्याओं को रखा। को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है। लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इश्यूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले। सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे, तो ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी। लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर यह परेशानी हमेशा बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में खेल और युवा मामलों के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य शामिल हुई। उनके साथ खेल सचिव अभिनव कुमार भी वहां पर पहुंचे। रेखा आर्य ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से लागू की गई नई खेल नीति के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के हिमालयी राज्यों को एक विशेष पैकेज देने का भी आग्रह केंद्र की सरकार से किया है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अल्मोड़ा में किसान और मजदूर संगठन से जुड़े लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया है। तो वहीं रुद्रपुर में भी किसान और मजदूरों ने धरना दिया। इन्होंने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। 2 जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्सों में अल्मोड़ा, रुद्रपुर में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोगों ने नारेबाजी की, हल्ला बोल किया, कहीं पर धरना दिया, कहीं प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है एसडीएम को। देखिए, मॉनसून सीजन बेहद करीब आ गया है। ऐसे में टिहरी में प्रशासन अलर्ट हो गया। जिले के दूरस्थ इलाकों में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये दूरस्थ इलाके हैं शहर के, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया।
जिले के प्रतापनगर, घड़साली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में राशन की दुकानों में राशन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिससे बरसात शुरू होने से पहले सभी दुकानों तक राशन मुहैया करवाई जाए। प्रतापनगर वाला, घनसाली वाला एरिया काफ़ी बड़ा है और जो दूरस्थ एरिया है इसमें हमारे 11 गोदाम आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर हम राशन बेचते हैं। तो अभी भी हमारा राशन वहाँ 3 महीने का हमने भेजा है और लगभग 1-2 दिन में पूरी लिफ्टिंग पूरी हो जाएगी सितंबर तक की। और वहीं पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला प्रशासन की IRS टीम ने अब अपनी जिम्मेदारी तय कर ली है। मानसून सीजन में हालात खराब ना हो, हालात ना बिगड़े, इसके लिए सभी विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बैठक से 5 विभागों के अधिकारी नदारद रहे, जिस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। मानसून सीजन बेहद करीब है और इसीलिए लगातार तैयारियों पर मीटिंग हो रही है। मशीन्स का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर का कार्रवाई पूर्ण करते हुए सभी स्थानों पर जहां पर मशीन्स को तैनात किया जाएगा उन स्थानों को तय करना है। साथ में हेलीपैड का सूची जनपद में 48 हेलीपैड ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और 4 हेलीपैड ऐसे हैं जो पक्के हेलीपैड्स हैं। उनकी कोऑर्डिनेट्स को मैंने कहा है कि एक बार सत्यापन कर लिया जाए। और अब आपको पौड़ी जिले के जिला अस्पताल की हालत बताते हैं। पौड़ी के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से ये अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मामूली बीमारियों को छोड़ दें तो बाकी मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, जिससे कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है। पौड़ी के जिला अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। दरअसल पहाड़ों में सड़क हादसों के दौरान घायल मरीजों के लिए ये बेहद ही अहम अस्पताल है, मगर न्यूरो सर्जन समेत दूसरे कई विभागों में डॉक्टरों की कमी है। हो रहा यार, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, कोई वही नहीं देख रहा कि क्या बीमारी है, क्या है, कोई कहीं दर्द हो रहा क्या है। यह अस्पताल गंभीर मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मामूली बीमारियों को छोड़कर ज्यादातर मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जिसकी इमीडिएटली कोई सर्जरी वगैरह की आवश्यकता होती है तो फिर हमें हायर सेंटर में न्यूरो सर्जन के लिए भेजना पड़ता है। हालांकि हम लोग न्यूरो सर्जन को भी महीने में कम से कम एक बार यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सरकार के द्वारा अनुबंध हो रखा है। लोगों को उम्मीद थी कि जिला अस्पताल के PPP मोड पर जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, लेकिन लोग अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब इस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की सफाई भी सुन लीजिए। देखिए, पिछली सरकार ने इनको PP मोड पे दिया है और इसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ और जो भी अच्छा होगा वो किया जाएगा। 4 धाम यात्रा चल रही है, ऐसे में आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। उधर पहाड़ की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि आम दिनों में भी हादसे होते रहते हैं, मगर सूबे के अस्पतालों में जब ये स्थिति होगी तो मरीजों को जिंदगी कैसे मिल पाएगी। ABP गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई ऐसे वाटरफॉल हैं जो दुनिया की नजरों से अभी भी ओझल हैं। ऐसा ही एक वाटरफॉल बद्रीनाथ धाम के पास भी है, जिसकी मान्यताएं काफी प्राचीन हैं। देखिए रिपोर्ट। 400 फीट की ऊंचाई से गिरते वसुंधरा वाटरफॉल को जो कोई देखता है वो इसका मुरीद हो जाता है। वसुंधरा वाटरफॉल इतना खूबसूरत है, सैलानी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये वाटरफॉल बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बद्री धाम के कपाट खोलने के बाद से अब तक यहाँ 8000 यात्री आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद एक असीम सी शांति मिलती है। आराम से आ सकते हैं और जो भी लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं या मणा आते हैं उनको वसुंधरा जरूर आना चाहिए। बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ आके आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। इस वाटरफॉल को देख सैलानियों को जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
इस झरने का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहा गया है इस वाटरफॉल के पानी की छींटे पड़ने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए माणा गांव से घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही सैलानी पैदल भी आ सकते हैं। एक मान्यता ये भी है, स्वर्गारोहण के दौरान इस झरने में ही सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव त्यागा था। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ पहाड़ प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।